मूवी नरेशन इन दी प्री एंडिंग विनोद्या सितम। दोस्तों, ऐसी मूवी हर किसी को देखनी चाहिए क्योंकि ये हमें एंटरटेन तो करती ही हैं, साथ में ये हमें कुछ सिखाकर चली जाती हैं। हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। अपने फायदे के लिए अगर हम किसी को धोखा देते हैं तो ये धोखा हम सामने वाले को नहीं बल्कि अपने आप को दे रहे होती है, क्योंकि किसी को दुख पहुंचाकर अगर हम कामयाब हो भी गए तो हमें जरूर लगता है कि हम कामयाब हो गए, लेकिन डेस्टिनी ने हमारे लिए उससे भी बेहतरीन लिखा होता है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें परशुराम को दिखाया जाता है, जो एक कंपनी में एक ऊंची पोस्ट पर जॉब करता है। परशुराम ने इस कंपनी को कामयाब बनाने के लिए दिन रात एक कर दी थी, इसलिए परशुराम की यहाँ पर बहुत इज्जत होती है। क्योंकि परशुराम हमेशा कंपनी का फायदा चाहता है, इसलिए वो आज भी उतनी ही मेहनत करता है जितनी वो पहले करता था। अगले कुछ दिनों में कंपनी का नया जीएम चुना जाना था, इसलिए परशुराम को लगता है कि वही इस पद के लिए चुना जाएगा, क्योंकि वो कंपनी के लिए इतनी मेहनत जो करता है। क्योंकि परशुराम हमेशा कंपनी के बारे में ही सोचता रहता है, इसलिए वो फैमिली को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाता। परशुराम की फैमिली में पत्नी, 2 बेटी और एक बेटा है, जो विदेश में एक कंपनी में जॉब करता है। परिवार के सभी डिसीजन परशुराम खुद ही लेता है। वो परिवार के किसी भी सदस्य की कोई सलाह नहीं लेता, उसका डिसीजन ही फाइनल डिसीजन होता है। एक दिन परशुराम अपना काम खत्म करके अपने घर जा रहा होता है। रास्ते में उसके बेटे का वीडियो कॉल आता है, क्योंकि कल परशुराम की 25वीं सालगिरह होती है। परशुराम परिवार के सभी लोगों को कॉल पर ले लेता है। परशुराम बोलता है, मैंने जो चाहा था वो सब मेरे जीवन में हो रहा है। बेटा एक अच्छी जॉब कर रहा है, मैं भी अच्छे पद पर हूँ, घर है, गाड़ी है। अगले कुछ दिनों में किसी को जीएम के पद पर चुना जाएगा। मुझे लगता है मैं ही जीएम चुना जाऊंगा, क्योंकि मुझसे अच्छा दावेदार इस पद के लिए कोई नहीं है। परशुराम की पत्नी बोलती है कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। परशुराम बोलता है कि इसमें भगवान कहाँ से आ गए। मुझे जो भी कामयाबी मिली है वो मैंने अपनी मेहनत से हासिल की है। मैंने जो भी हासिल किया है वो सब मैंने किया है। तभी इसकी गाड़ी के सामने एक इंसान गुजरता है। ड्राइवर उस इंसान को बचाने की कोशिश करता है। उसे बचाने के चक्कर में कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जब परशुराम की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक अंधेरी जगह पर पाता है। वो बोलता है कि कोई है, मुझे कोई सुन रहा है। तभी एक अनजान आवाज बोलती है, ये तुम्हारा आखिरी सफर है, अब तुम मर चुके हो। परशुराम बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं मर सकता। मेरी वाइफ को बीमारी है, उसे मेरी जरूरत है। मुझे अपनी बड़ी बेटी की शादी करनी है और छोटी बेटी को पढ़ाना है। मेरे बेटे की अभी अभी जॉब लगी है, वो ठीक से सेटल भी नहीं हो पाया है, वो घर की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। मेरी कंपनी को भी मेरी जरूरत है, अगर मैं नहीं रहा तो कंपनी का क्या होगा, वो तो बर्बाद हो जाएगी। अनजान आवाज बोलती है कि तुम्हारे बिना भी ये दुनिया चल सकती है, तुम्हारे जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम जिस कंपनी में काम करते हो, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी जगह पर कोई और आ जाएगा। परशुराम बोलता है, हे भगवान, अब मेरे परिवार का क्या होगा। तभी यहाँ पर तेज रोशनी होती है, उसमें से एक शख्स बाहर आता है। परशुराम बोलता है, तुम कौन हो। वो बोलता है कि तुम हमेशा बोलते रहते हो ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं वही टाइम हूँ, तुम मुझे टाइम कहकर बुला सकते हो। अच्छा, अब तुम ये बताओ, तुमने ऐसा क्यों बोला कि हे भगवान, अब मेरे परिवार का क्या होगा। तुम तो भगवान को मानते ही नहीं हो। तुम्हारे चले जाने के बाद तुम्हारे परिवार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस कुछ दिनों तक रोएंगे धोएंगे, आगे चलकर सब कुछ भूल जाएंगे और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तुम्हें कोई याद भी नहीं रखेगा। परशुराम टाइम के आगे गिड़गिड़ाने लगता है कि प्लीज मुझे थोड़ा और टाइम दे दो, जब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा तब मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ चलूंगा। टाइम बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें 3 महीने का टाइम देता हूँ। 3 महीने के अंदर अपने सारे काम निपटा लो, फिर तुम्हारी मौत हो जाएगी। यहाँ पर टाइम परशुराम के सामने एक शर्त रखता है कि 3 महीने तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। हॉस्पिटल में परशुराम की बॉडी को मृत घोषित कर दिया जाता है। अचानक वो जिंदा हो जाता है। परशुराम सोचता है कि अब मेरे पास सिर्फ 3 महीने हैं, मुझे इस 3 महीनों में ही सब कुछ ठीक करना होगा। इसके बाद परशुराम टाइम के साथ घर की तरफ रवाना हो जाता है। रास्ते में परशुराम बोलता है कि कल मेरी 25वीं सालगिरह है, अगर मैं इस हालत में घर पर गया तो मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, वो परेशान हो जाएंगे। टाइम परशुराम की बात सुनकर उसे पहले जैसा कर देता है। इसके बाद ये दोनों घर पर आ जाते हैं। परशुराम अपनी पत्नी से बोलता है कि इन्होंने ही मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं इन्हें अपने घर पर ले आया। इसके बाद ये लोग बड़ी धूमधाम से सालगिरह मनाते हैं। परशुराम के मन में खुशी भी होती है और डर भी होता है। कुछ दिनों बाद कंपनी में जीएम पद के लिए एक मीटिंग होती है, जिसमें बॉस परशुराम की बजाय वेनु नाम के आदमी को जीएम बना देता है।
परशुराम बॉस से बोलता है कि मैंने इस कंपनी को 26 साल दिए हैं, मैंने इस कंपनी के लिए क्या कुछ नहीं किया, दिन रात मेहनत की, तब जाकर इस कंपनी को इस मुकाम पर लेकर आया। मेहनत मैंने की और जीएम किसी और को बना दिया। बॉस बोलता है कि बेनू को इस फील्ड में अच्छी नॉलेज है, उसे 2 साल का एक्सपीरियंस भी है। मुझे पता है तुमने इस कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए आगे भी कंपनी के बारे में सभी फैसले तुम ही लोगे। परशुराम बोलता है कि सिर्फ फैसले लेने से क्या होगा, आपने जीएम तो किसी और को बना दिया, इसलिए मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ। और परशुराम नौकरी छोड़कर चला जाता है। वो टाइम से बोलता है कि मैंने अपनी कंपनी के लिए क्या कुछ नहीं किया, फिर भी जीएम किसी और को बना दिया। टाइम बोलता है कि तुम तो बोल रहे थे कि मेरे बिना कंपनी का क्या होगा, अब देखो तुम्हारे बिना भी कंपनी चल रही है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। परशुराम बोलता है कि किसी को फर्क पड़े या ना पड़े, मुझे तो फर्क पड़ा था, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ने का फैसला किया है। टाइम बोलता है कि तुम्हें नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि तुम जिस घर में रहती हो वो तुम्हें कंपनी ने दिया है, तुम्हारे पास जो गाड़ी है वो तुम्हें कंपनी ने दी है। अगर तुमने नौकरी छोड़ दी तो कंपनी तुम्हारा घर और गाड़ी वापस ले लेगी। ये सुनकर परशुराम के अंदर डर महसूस होने लगता है, फिर भी वो हिम्मत करके बोलता है कि मेरे पास सेविंग्स हैं, मेरा बेटा भी नौकरी कर रहा है, मैं भी कुछ न कुछ कर ही लूंगा, मुझे कोई चिंता नहीं है। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी परशुराम की बड़ी बेटी का कॉल आता है। वो बोलती है कि पापा, माँ की तबीयत बहुत खराब है, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। परशुराम भागकर हॉस्पिटल जाता है। डॉक्टर उसे बताता है कि आपकी पत्नी ने टाइम से दवाई नहीं ली थी, इसलिए उन्हें प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन अब वो ठीक है। आपकी पत्नी को ब्रेन ट्यूमर है, मैंने सुना है आपका बेटा अमेरिका में जॉब करता है, आप इसे वहाँ पर ले जाइए, वहाँ पर ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। परशुराम सोचता है कि अब इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा, उसे नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए, इसलिए वो उसे दोबारा ज्वाइन कर लेता है। वो अपने बॉस से माफी भी मांगता है। बॉस बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी आज भी वही जॉब रहेगी जो पहले थी। शाम को टाइम और परशुराम दारू पीने के लिए एक बार में जाते हैं। वहाँ पर परशुराम का दोस्त कृष्णा मिल जाता है। दरअसल कृष्णा परशुराम की कंपनी में ही जॉब करता है। परशुराम कृष्णा से बोलता है कि मैं मेरी बड़ी बेटी मीरा की शादी तुम्हारे बेटे से करना चाहता हूँ, तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है। कृष्णा को कोई ऐतराज नहीं होता, वो इस शादी के लिए मान जाता है। टाइम परशुराम से बोलता है कि शादी फिक्स करने से पहले अपनी बेटी को तो पूछ लो वो इस शादी के लिए तैयार है या नहीं। परशुराम बोलता है वो मेरी बेटी है, वो वही करेगी जो मैं चाहूंगा, फिर भी मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए एक बार मीरा से पूछ लेता हूँ। घर आकर परशुराम मीरा से शादी के बारे में बात करता है। मीरा बोलती है कि मैं ये शादी नहीं कर सकती, मैं किसी और लड़के से प्यार करती हूँ, मैं उसी से शादी करूंगी। ये सुनकर परशुराम मीरा पर गुस्सा करता है और बोलता है कि तुम्हारे पास 2 चॉइस हैं, या तो तुम इस शादी के लिए मान जाओ और घर के अंदर चली जाओ, या घर से बाहर चली जाओ। तभी यहाँ पर मीरा का बॉयफ्रेंड आ जाता है और मीरा उसके साथ घर छोड़कर चली जाती है। उसके जाते ही परशुराम का बेटा अरुण आ जाता है। परशुराम बोलता है कि तुम अमेरिका से कब आए, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। अरुण बोलता है आपने जो जॉब करने के लिए मुझे बोला था उसमें मेरा मन नहीं लगा, मन नहीं लगने के कारण मेरा परफॉर्मेंस कम हो गया, जिसके कारण मुझे जॉब से निकाल दिया। अगर मुझे मेरी पसंद की नौकरी करने दी होती तो आज मेरी ये हालत ना होती। परशुराम बोलता है अभी अभी तुम्हारी बड़ी बहन किसी के साथ भाग गई है, उसने मेरी इज्जत का कोई ख्याल नहीं किया, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तभी अरुण के पीछे से एक लड़की बाहर आती है। परशुराम बोलता है ये कौन है। अरुण बोलता है इसका नाम लक्ष्मी है, हम दोनों पिछले 6 महीने से रिलेशन में हैं और हम शादी करना चाहते हैं। अब आप ये बताइए हम घर के अंदर आएं या घर से बाहर चले जाएं। टाइम बोलता है आप दोनों अंदर आ जाइए। ये दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। परशुराम टाइम से बोलता है तुमने देखा ना, मेरी ऑफिस में नहीं चलती, ना ही मेरी घर में चलती है, लेकिन मैंने जो कृष्णा से वादा किया है मैं वो वादा पूरा करूंगा। इसलिए परशुराम अगले दिन कृष्णा को बुलाता है। वो बोलता है कि मेरी बड़ी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई है, उसने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, इसलिए मैं अपना वादा पूरा करने के लिए अपनी छोटी बेटी पार्वती की शादी तुम्हारे बेटे से करना चाहता हूँ, क्या तुम्हें मंजूर है। कृष्णा बोलता है मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं है, मुझे मंजूर है। टाइम परशुराम से बोलता है कि अपनी बेटी से तो पूछ लो उसे ये रिश्ता मंजूर है या नहीं। तभी यहाँ पर पार्वती आ जाती है। वो बोलती है कि मेरे पिताजी ने जो फैसला किया है वही मेरा फैसला है, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। इसके बाद इन दोनों की सगाई फिक्स हो जाती है। रात को परशुराम टाइम से बोलता है तुमने देखा आज मेरी छोटी बेटी ने मेरी इज्जत बचा ली, वरना बड़ी बेटी ने तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी।
टाइम बोलता है, जिस बेटी ने तुम्हारी इज्जत बचाई है उसी को तुम मारना चाहते थे जब वो अपनी माँ के पेट में थी। अगर उसे इस दुनिया में आने नहीं दिया होता तो कहां से तुम्हारी इज्जत बचा पाती। ये सुनकर परशुराम शर्मिंदा महसूस करता है। अगले दिन जब परशुराम ऑफिस में जाता है तो बॉस बोलता है कि तुम एक अच्छे एम्प्लॉय हो, तुमने इस कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए आज से तुम मेरी जगह यानी एमडी बनोगे। ये सुनकर परशुराम की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। टाइम बोलता है, सोचो अगर ये जॉब तुमने छोड़ दी होती तो क्या आज तुम एमडी बन पाते। हमने तुम्हारे लिए एमडी का पद सोच कर रखा था, तुम तो जीएम बनना चाहते थे। अगले दिन डॉक्टर परशुराम से बोलता है कि अब तुम्हारी पत्नी बिल्कुल ठीक है, इन्हें घर ले जा सकते हो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, इन्हें कोई शॉकिंग न्यूज मत देना। परशुराम इसी डर से अपनी बेटी के भाग जाने की खबर को छुपा लेता है, लेकिन परशुराम की पत्नी को तो पहले से ही सब कुछ पता था। ये सारी बातें परशुराम को बता देती है। ये सुनकर परशुराम शॉक हो जाता है। वो टाइम से बोलता है कि घर में इतना सब कुछ हो गया, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, क्या मेरी इतनी भी इज्जत नहीं है। टाइम बोलता है, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, तुमने इन्हें टाइम ही नहीं दिया था, कभी इनसे फुर्सत में बात नहीं की, अपने परिवार के लिए कभी टाइम निकाल पाए। हमेशा बोलते रहती हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। अब सच में तुम्हारे पास टाइम नहीं है। अगले दिन परशुराम की पत्नी मीरा को देखने की इच्छा जाहिर करती है। तब टाइम इन दोनों को लेकर मीरा के यहाँ पहुँच जाता है। मीरा ने अभी तक शादी नहीं की थी, क्योंकि उसका मानना है कि जब तक दोनों के घर वाले इस शादी के लिए नहीं मान जाते तब तक वो शादी नहीं करेंगे। परशुराम अपनी बेटी की इस सोच से बहुत खुश होता है और इन दोनों की शादी करवा देता है। अगले दिन परशुराम टाइम के साथ कृष्णा के घर जाता है। टाइम गाड़ी को घर से दूर खड़ी कर देता है। वो परशुराम से बोलता है कि हमें यहाँ से पैदल जाना चाहिए, तभी हम सच्चाई का पता लगा पाएंगे। वहाँ पहुंचकर परशुराम देखता है कि एक लड़की कृष्णा और उसके बेटे के साथ झगड़ा कर रही होती है। दरअसल ये लड़की और कृष्णा का बेटा प्यार करते हैं। लड़की प्रेग्नेंट भी होती है, इसलिए वो इससे शादी करना चाहती है और अपना हक मांगने आई है। परशुराम को जब इस बात का पता चलता है तो वो कृष्णा के बेटे में जोरदार थप्पड़ मारता है और कृष्णा से बोलता है कि अच्छा हुआ मुझे सच्चाई पहले पता चल गई, वरना मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाती। मुझे शर्म आती है कि तुम मेरे दोस्त हो, अगर अपनी इज्जत प्यारी है तो चुपचाप अपने लड़के की शादी इस लड़की से करवा दो। इसके बाद परशुराम सीधे पार्वती के कॉलेज पहुंचता है। वो पार्वती से बोलता है कि बेटी तुमने जितना पढ़ना है उतना पढ़ो, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर पार्वती बहुत खुश होती है। परशुराम भी अपने परिवार के साथ वक्त बिताने लगता है। वो उनके साथ खाना बनाने लगता है, उनसे बातें करता है। इसी दौरान पार्वती को विदेश के एक कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। परशुराम इससे बहुत खुश होता है। वो बोलता है तुम्हें जितना पढ़ना है उतना पढ़ो, जिस देश में पढ़ना चाहती हो उस देश में पढ़ो। टाइम पार्वती को देखकर परशुराम से बोलता है कि तुम्हारी बेटी भविष्य में अपने नाम के साथ तुम्हारा नाम जोड़ेगी और तुम्हारा नाम रोशन करेगी। परशुराम सोचता है कि भले ही वो जो चाहता था वो नहीं हुआ, लेकिन उसकी फैमिली तो खुश है, अब उसे चिंता की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह धीरे धीरे परशुराम के जाने का टाइम आ जाता है। वो रात में अपनी पत्नी के पैर छूता है ताकि जाने अनजाने में अगर उससे कोई गलती हो गई हो तो वो उसे माफ कर दे। परशुराम अपने बेटे से बोलता है कि मेरे मरने के बाद मेरे शरीर को हॉस्पिटल में दान कर देना, ताकि उससे और लोगों को जिंदगी मिल सके। इसके बाद परशुराम टाइम के साथ छत पर आ जाता है। वो टाइम से बोलता है अब मुझे कोई चिंता नहीं है, बस दो ही चिंता सता रही हैं। टाइम बोलता है गोपाल और संध्या के बारे में। तुम आज से 26 साल पहले कंपनी में इंटरव्यू देने गए थे, वहाँ पर गोपाल भी इंटरव्यू देने के लिए आया था। क्योंकि गोपाल बहुत इंटेलिजेंट था, इसलिए कहीं ये नौकरी उसे न मिल जाए, इसी डर से तुमने अपने दोस्त से कॉल करवाया कि गोपाल के पिता की तबीयत खराब है। अपने पिता की तबीयत की खबर सुनकर वो घर चला गया और ये नौकरी तुम्हें मिल गई। लेकिन गोपाल को तुमसे भी बड़ी नौकरी मिली, वो तुमसे 100 गुना ज्यादा पैसे कमा रहा है। हमने तुम्हारे लिए गोपाल वाली जॉब रखी थी, लेकिन तुम तो जीएम पर ही अटके रहे। आज गोपाल तो जिंदा नहीं है, लेकिन उसका बेटा वेनु तुम्हारी कंपनी में जीएम है। दूसरी संध्या जो तुमसे प्यार करती थी, लेकिन तुमने ज्यादा दहेज के लालच में दूसरी लड़की से शादी कर ली। संध्या ने मरने की कोशिश की थी, लेकिन वो बच गई। आज वो कमिश्नर की पत्नी है, तुम चाहो तो उससे बात कर सकते हो, मेरे पास उसका नंबर है। टाइम संध्या को कॉल लगा देता है। परशुराम बोलता है संध्या, मैं परशुराम बोल रहा हूँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन संध्या कॉल कट कर देती है।
परशुराम को बहुत हल्का महसूस होता है। आज उसकी सारी चिंताएं दूर हो गई थी। इसके बाद परशुराम की मौत हो जाती है। रास्ते में परशुराम टाइम से बोलता है कि स्वर्ग में कौन सी भाषा बोलते हैं। टाइम बोलता है वहाँ पर कोई भाषा नहीं चलती, वहाँ पर कोई जातिवाद नहीं है, कोई रंगभेद नहीं है, सभी समान है। परशुराम बोलता है कि अच्छा ये बताओ, मुझे स्वर्ग मिलेगा या नर्क। टाइम बोलता है अभी अभी तो मैं नर्क से ही तो लेकर आ रहा हूँ। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी पेशकश कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।